जय हिंद दोस्तों। स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे जयपुर का इतिहास और जयपुर के इतिहास को लेकर ये जो वीडियो रहने वाली है हमारी, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को यानी ध्यानपूर्वक सुनना है, अपना माइंड लगाकर सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जयपुर के इतिहास को लेकर कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बनिए। वीडियो को ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ दो शब्दों के माध्यम से कि हर दिल में सवाल हो तो कोई बात बने, हर मुँह में निवाला हो तो कोई बात बने। अरे महलों से हमें क्या लेना है साहब, अरे महलों से हमें क्या लेना है साहब, हर घर में उजाला हो तो कोई बात बने। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आमेर कहते किसे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आमेर किसे कहते हैं। आमेर यानी जो हमारा वर्तमान यानी जयपुर है, जो राजधानी है हमारी, वही पहले क्या कहलाता था, आमेर कहलाता था। यानी इन्हें जो आमेर के इतिहास के जितने भी शासक हैं उन्हें कहा जाता था रघुकुल तिलक। इन्हें क्या कहा जाता था, रघुकुल तिलक। इनका जो मूल वाक्य था वो था यतो धर्मस्तो जय। आमेर के या जयपुर के जो यानी कछुआ वंश थे उनका मूल वाक्य था यथो धर्मस्तु जय। और इनकी जो ध्वजा होती थी वो 5 रंगा होती थी, लेकिन यानी वर्तमान में जो इनकी ध्वजा है वो सफेद रंग की है। पहले क्या थी कि 5 रंग की हुआ करती थी। 5 रंगों में कौन कौन सा था, जैसे इसमें हरा नीला काला लाल पीला, हरा नीला काला लाल पीला थे। मान सिंह काबुल अभियान पर जाते समय इसे पंचरंगा कर देते हैं। तो यानी इनका जो वाक्य था मूल वो था यथो धर्मस्थो जय। इन्हें रघुकुल तिलक कहा जाता है। इनकी जो रंग यानी ध्वजा है वो सफेद रंग की है, पहले 5 रंगा हुआ करती थी। इनकी राजधानी का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले इनकी दौसा थी, उसके बाद में रामगढ़ थी, उसके बाद में आमेर थी, और जो वर्तमान की हमारी जयपुर वो है अंतिम चौथी राजधानी थी। तो सबसे पहले दौसा रामगढ़ आमेर जयपुर, दौसा रामगढ़ आमेर जयपुर। तो इनके यानी वंशज देखें तो यानी सबसे पहले क्या होता है कि जैसे रघु रघु थे भगवान श्री यानी राम के यानी दादाजी बात करें तो भगवान श्री राम के दादाजी थे अज, और अज का पुत्र था दशरथ, दशरथ का पुत्र था श्री राम। श्री राम के 2 पुत्र थे, एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। और जो कुश के वंशज है वही आगे चलकर क्या कहलाए, कुशवा कहलाए थे। और कुशवा का ही हमें परिष्कृत रूप हमें क्या मिला था, कछुआ मिला था। तो हम कह सकते हैं कि श्री राम के पुत्र कुश के वंशज क्या कहलाए थे, कछुआ कहलाए थे। अब हम देखते हैं इनके शासकों में यानी जो इंपॉर्टेंट शासक थे वो कौन कौन से थे, यानी राजा कौन कौन से थे। तो याद करने की एक ट्रिक देता हूं कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आता है दुल्ले राय आता है, यानी तेजकर्ण जिसका वास्तविक नाम था दुल्ले, यानी बहुत ज्यादा सुंदर होने के कारण इसे कहा जाता था दुल्ले राय। उसके बाद में कोकिलदेव, कोकिलदेव के बाद में पृथ्वीराज बारमल भगवंत दास मान सिंह मिर्जा राजा जय सिंह सवाई जय सिंह ईश्वरी सिंह माधो सिंह प्रताप सिंह, इसके बाद में जगत सिंह राम सिंह माधो सिंह सेकंड और मान सिंह सेकंड अंतिम। अब हम देखते हैं सबसे पहले आता है वो तेजकर्ण या दुल्ले राय आता है। तो तेजकर्ण या दुल्ले राय आता है, इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। इससे पहले मैं देखता हूं कि जो जयपुर का यानी हमारा वर्तमान का जयपुर है उसके आसपास को क्षेत्र को कहते थे ढूंढाड़। उसके आसपास को क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था ढूंढ। ढूंढ नदी बहने के कारण इस क्षेत्र को कहते थे ढूंढाड़। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहला जो शासक था वो तेजकर्ण था, यानी दुल्ले राय। दुल्ले राय को हम संस्थापक कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं। इसने स्थापना कब की थी, तो 1137 के अंदर ये यहाँ पर आया था और अपनी नींव रखी थी। कब, 1137 के अंदर दुल्ले राय या तेजकर्ण। तो दुल्ले राय के बारे में हम देखते हैं, ये नरवर का एक शासक था राणा सोडा। नरवर का एक शासक था राणा सोडा, उसका पुत्र हुआ करता था दुल्ले राय। दुल्ले राय 1137 में कछुआ वंश की नींव रखता है। दुल्ले राय 1137 में कछुआ वंश की नींव रखता है। मीणा और वडगुजरों को हराकर अपनी प्राथमिक राजधानी दौसा को बनाता है। मीणा वडगुजर को हराकर अपनी प्राथमिक राजधानी दौसा बनाता है। इसे आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक कह सकते हैं। और इनकी राजधानियों का क्रम हमने देख लिया था, सबसे पहले दौसा रामगढ़ आमेर जयपुर। तो अब हम दुल्ले राय ने रामगढ़ में यानी पहले मांझी, रामगढ़ का पहले प्राचीन नाम मांझी था, मांझी नगर को जीतता है। वहां पर अपनी एक माता है उसका नाम यानी मांझी नाम जीतकर उसका नाम रामगढ़ कर देता है और अपनी माता का मंदिर बनवाता है। उसकी जो कुल देवी है वो है जमुआई माता, और जमुआई माता का मंदिर बनाने के कारण ये क्या कहलाया था, जमुआ रामगढ़ कहलाया था। अब हम देखते हैं जमुआ रामगढ़ को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुलाब की अत्यधिक खेती होती है, इसके कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। इनकी जो कुल देवी है वो है जमुआई माता, इनकी कुल देवी क्या है, जमुआई माता। और इनकी आराध्य देवी है वो है शिला देवी। आमेर के
कछुआ वंश के यानी कुल देवी पूछा जाए तो जमुआई माता है, और इनकी आराध्य देवी है वो है शीला देवी, जो मान सिंह के समकालीन थे, यानी मान सिंह लेकर आए थे राजा केदार को हराकर, बंगाल के शासक थे राजा केदार, उनको हराकर लाए थे, वो आगे बात करेंगे मान सिंह के समय। तो यानी जो पंचवन राजा था पृथ्वीराज चौहान समकालीन था, ये पंचवन राजा भी हुआ था इनके बीच में, तो वो था। इसके बाद में इनके कुल देवता पूछे जाए कछुआओं के, तो वो है गोविंद जी को कुल देवता है इनके, गोविंद जी है, जो यानी गोविंद जी का जो मंदिर किसने बनवाया था, तो स्वाई जय सिंह ने इसका मंदिर बनवाया था, गोविंद जी का गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है ये, गोविंद जी का मंदिर है तो जयपुर में। अब हम देखते हैं अगला जो नेक्स्ट शासक बना था वो बना था कोकिल देव, यानी कोकिल देव किसका पुत्र था, तेजकर्ण का पुत्र था। 1207 में ये क्या करता है, आमेर को अपनी सेकंड राजधानी बनाता है, यानी दूसरी राजधानी बनाता है आमेर को। इसके बाद में 1727 तक ये राजधानी रही थी, यानी लगभग 500 वर्षों तक ये आमेर है वो राजधानी रही थी कछुआओं की। तो आमेर का प्राचीन नाम हमें अमरपाली मिलता है, अंबावती मिलता है। कोकिल देव ने अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, कोकिल देव ने अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और यादवों से विराट व भेड़च को जीता था, यादव जादौन शाखा की, यानी यादवों को विराट और भेड़च को जीता था कोकिल देव ने, विराट और भेड़च को जीता था कोकिल देव ने। और यानी भुट्टी मीणा था, भुट्टी मीणा और सुवास मीणा को हराकर आमेर को अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ पर भुट्टी मीणा और सुशासुत मीणा का अधिकार था, उनको हराता है और आमेर पर अपना अधिकार कर लेता है कौन, कोकिल देव। कोकिल देव के यानी और देखें तो कोकिल देव से एक शाखा निकलती है, दो शाखा निकलती है, उस एक शाखा का नाम था सेका और एक का था नरुका। सेका ने सेकावाटी बसाया था, सेकावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, तीन जिले आते हैं, चूरू सीकर झुंझुनू। सेकावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, सेका और एक थी नरुका, नरुका शाखा ने अलवर बसाया था। पंचम देव कोकिल देव का पुत्र था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था, नौकर था, यानी सैनिक था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था। और ये क्या करता है कि त्राइन के जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, उसमें लड़ता हुआ मारा जाता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंचम देव कौन था, यानी पृथ्वीराज का कोकिल देव का वह कौन सा पुत्र था तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो उत्तर रहेगा पंचम देव। इसके बाद में अगला शासक बनता है रामदेव। रामदेव है ये 1237 के अंदर राजगद्दी पर बैठता है, और 1237 में ही कदमी महलों का निर्माण करवाता है। कदमी महलों का जहां निर्माण कराता है, कदमी महलों में आमेर के जो शासक हुआ करते उनका राज तिलक होता था, राज तिलक की एक सेपरेट जगह होती है। तो आमेर के कछुआ वंश की जो राज तिलक होते थे वो कदमी महल में होते थे। इसका निर्माण 1237 में किसने करवाया था, तो रामदेव ने करवाया था। अब हम देखते हैं अगले, यानी एक आप और देख सकते हो कि आमेर के जो शासकों का राज तिलक होता वो कदमी महलों में होता था। मेवाड़ के राज तिलकों का पानेड़ा नामक स्थान पर होता था, मारवाड़ के संगार चौकी नामक स्थान पर होता था, और बीकानेर के जो राज तिलक करता था वो गोदारा जाट करते थे। इसके बाद में जो अगला शासक बना था पृथ्वीराज कछुआ बना था। पृथ्वीराज कछुआ यानी चंदन राज का पुत्र था, पृथ्वीराज कछुआ चंदन राज का पुत्र था। 17 मार्च 1527 खानवा युद्ध में, खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 17 मार्च 1527 गिवेरी नदी के किनारे हुआ था। सांगा का पुत्र उसकी वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम ये क्या रखता है, वो रखता है यानी सांगा रखता है। पृथ्वीराज कछुआ 17 मार्च 1527 सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम यानी सांगा रखता है। और रामनंदी संप्रदाय के जो संस्थापक थे कृष्णदास पेहारी, रामनंदी संप्रदाय के जो संस्थापक थे कृष्णदास पेहारी उनके अनुयायी थे। और इनका जो यानी सिद्ध पीठ है वो गलता जी में है। गलता जी को उत्तर तोताद्री या फिर हम मंकी वैली कह सकते हैं, कि गलता जी को उत्तर तोताद्री या मंकी वैली बोलते हैं। 12 कोटड़ी रियासत का संबंध पूछा जाए किससे है, तो पृथ्वीराज कछुआ से है, क्योंकि पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे, उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग यानी 12 भागों में आमेर को विभाजित कर दिया था। आमेर है वो 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो पृथ्वीराज कछुआ के समय हुआ था। पृथ्वीराज कछुआ के यानी जो इंपॉर्टेंट पुत्र है वो 4 हैं, भीमदेव, पूर्णमल, सांगा, बारमल। भीमदेव, पूर्णमल, सांगा, बारमल। भीमदेव है उसकी पत्नी के कहने पर यह शासक बना देते हैं भीमदेव को। पृथ्वीराज कछुआ है भीमदेव को शासक बना देते हैं अपनी पत्नी के कहने पर। तो पूर्णमल है वो नाराज होकर चला जाता है। सांगा है वो इसके नाम पर सांगानेर बसा है, जहां पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बारमल है ये महत्वपूर्ण शासक है, जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा, बारमल। और रतन सिंह ने इसकी शेरशाह से अधीनता स्वीकार की। रतन सिंह ने इसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की। जी रतन सिंह है इसका पुत्र, उसने क्या की थी, शेरशाह के पास जाकर अधीनता स्वीकार की थी। अब हम देखते हैं अगला शासक बारमल। बारमल का हमें दूसरा नाम बिहारीमल भी मिलता है। ये इसका शासन काल है 1547 से 1574, 1547 से 1574। 1556 में मजनू खां की सहायता से दिल्ली में अकबर से पहली बार मुलाकात हुई थी बारमल की। तो सबसे पहले यानी मुगलों से मुलाकात करने वाला बारमल है, विवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी बारमल है, अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो
वहां पर एक किस्सा आता है कि बिगड़ेल हाथी को ये काबू में कर लेता है, तो अकबर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है इससे। दूसरी बार जो इसकी मुलाकात होती है वो 20 जनवरी 1562 चंग थाई खां के सहयोग से सांगानेर में होती है। सांगानेर के अंदर चंग थाई खां के सहयोग से दूसरी बार अकबर से मिलता है बारमल। और जब ये वापस आता है, यानी ख्वाजा साहब के दर्शन करने के बाद वापस आते हैं, तो सांबर में अपनी पुत्री का विवाह करता है जिसका नाम था हरकाबाई। हरकाबाई या फिर हरकाबाई का विवाह करता है 6 फरवरी 1562। 6 फरवरी 1562 हरकाबाई का विवाह करता है। हरकाबाई का पुत्र था वो सलीम था, यानी अकबर और हरकाबाई से जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम था सलीम। और सलीम का ये हमें क्या नाम मिलता है? जहांगीर। यानी इसका वैसे बचपन का नाम सलीम था, मूल नाम सलीम था, बाद में इसे जहांगीर कहा गया था। और इसका बचपन का नाम था शेखू बाबा, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जब दर्शन करने अकबर जाता है और उसके आशीर्वाद से ये पुत्र होता है, तो इसलिए इसे बचपन में कहा जाता था शेखू बाबा। अब हम आगे बात करते हैं। अकबर सबसे पहले 5000 का मनसबदार बनाता है बारमल को और अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। अमीर उल उमरा की उपाधि देता है, 5000 का मनसबदार बनाता है। इसके बाद में हम बात करें तो राजपूतों में पहला राजा बारमल ही था जिसने वैवाहिक मुगल यानी संबंध स्थापित किए थे मुगलों के साथ। और सबसे पहले मनसबदारी प्राप्त करने वाला ही बारमल था, और सबसे पहले मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाला भी बारमल ही था। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है। तो इससे संबंधित यानी बारमल से संबंधित 1-2 प्रश्न और ही आते हैं। जैसे अकबर ने हरकाबाई को मरियम कहा था, अकबर ने हरकाबाई को मरियम कहा था, और जो शेख सलीम चिश्ती ने इसे उजमानी कहा था। इसलिए यानी जब जहांगीर का जन्म हुआ तो जहांगीर ने इसे कहा मरियम उजमानी। मरियम उजमानी का जो अर्थ होता है वो होता है 1000 माओं के समान। मरियम उजमानी का जो अर्थ होता है वो होता है 1000 माओं के समान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज कहा जाता है, यहाँ अकबर ने यानी 100 मन की देग चढ़ाई थी, और जहांगीर छोटा है तो उसने 80 मन की देग चढ़ाई थी। पूछ लिया जाता है कि यानी अकबर ने कितना मन की देग चढ़ाई थी, तो 100 मन की, जहांगीर ने 80 मन की चढ़ाई थी। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही चिश्ती सिलसिले के संस्थापक है। भारत में यानी बारमल की दिमाग की उपज था कौन? नागौर दरबार। नागौर दरबार नवंबर 1570 में लगता है। अहिचत्र शुक्र तालाब के किनारे लगता है। नागौर दरबार नवंबर 1570 में लगा था। ये बारमल के दिमाग की उपज था। किसकी उपज था? बारमल के दिमाग की उपज था। यह अकबर के चित्तौड़गढ़ व रणथंभौर अभियान में साथ कौन होता है? बारमल होता है। अकबर जब चित्तौड़ अभियान करता है, रणथंभौर अभियान करता है, तो ये बारमल इसके साथ होता है। और 1715 में अजीत सिंह की पुत्री इंद्री कवि का विवाह फर्रुखसियर से हुआ था। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। आमेर में जामा मस्जिद बनवाई थी बारमल ने। आमेर में जामा मस्जिद बनवाई थी बारमल ने। और एक नोट लगाकर बात लिखने वाली है कि इंद्र कुबरी थी जिसका विवाह फर्रुखसियर के साथ हुआ था। ये अंतिम मुगल विवाह था। तो इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो बनता है भगवान दास। भगवान दास का जो शासन काल है वो 1574 से 1589 1574 से 1589 भगवान दास का शासन काल है। भगवान दास को अकबर ने तीसरा संधि प्रस्ताव बनाकर भेजा था महाराणा प्रताप के खिलाफ। कब भेजा था? तो 1573 में भेजा था, महाराणा प्रताप के खिलाफ समझाने के लिए भेजा था तीसरा संधि प्रस्ताव बनाकर। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानवाई या मनवती बाई भी नाम मिलता है, तो उनका विवाह किया था जहांगीर के साथ। और जहांगीर उसे कहता था सुल्तान निसा। जहांगीर मानवाई को सुल्तान निसा कहता था और इसे राज दरबार में शाह बेगम कहा जाता था। मानवाई को राज दरबार में शाह बेगम कहा जाता था। मानवाई स्वयं ने आत्महत्या कर ली थी। बताते हैं कि जब जहांगीर अत्यधिक यानी ड्रिंकिंग करता था, शराब का सेवन करता था, तो ये इससे परेशान हो जाती है। और खुर्रम जो जहांगीर और मानवाई का पुत्र था खुर्रम यादव, यानी उसको जहर दे देती है और स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। तो इसलिए मानवाई को यानी पितृहंता यानी मानवाई को पुत्रहंता माता कहा जाता है। तो खुसरो ने पिता को साथ विद्रोह कर दिया था, जिसका साथ गुरु जो अर्जुन देव थे 5वें सिखों के, उसने सहयोग किया था। तो अर्जुन देव को ये जहांगीर फांसी लगवा देते हैं। तो एक प्रकार से फांसी तो नहीं कह सकते कि अर्जुन देव को ये दंड देते हैं, तो फांसी तो उसे लगाई जाती है कि जो यानी कोई मोटा अपराध करता है, तो ये एक प्रकार से फांसी नहीं कह सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हम यानी उसे दंड देते हैं। तो भगवान दास को अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। अकबर ने भगवान दास को किस राजा की उपाधि दी थी? और भगवान दास को नगाड़ा ध्वजा देकर सम्मानित किया अकबर ने। और चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1568 या चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1568 में, उसका साथ देते हैं अकबर का साथ देते हैं भगवान दास।
और 1583 में 89 तक, यानी 1583 से 89 तक ये पंजाब का सूबेदार रहा था और 5000 का मनसबदार और सिलेस सप्लायर की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो मान सिंह आता है। मान सिंह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शासक। तो मान सिंह शासक है, इसका शासनकाल सबसे यानी पूछ लिया जाए तो मान सिंह का शासनकाल 1589 से 1614, 1589 से 1614 तक मान सिंह का शासनकाल था। इसका जन्म पूछा जाए तो 1550 मोजम्माबाद, जो कहाँ है, सांबर में है, मोजम्माबाद में होता है। 1550 के अंदर मोजम्माबाद सांबर में होता है। 7000 का मनसबदार बनाया गया था। सबसे ज्यादा मनसबदारी प्राप्त थी 7000 की, जबकि जहांगीर को जो मनसबदारी प्राप्त थी वो थी 12000 की। तो अब हम देखते हैं, सर्वाधिक विश्वास पात्र राजा था ये अकबर का, और अकबर इसे फरजंद कहता था। फरजंद का पुत्र होता है। अकबर से जो पहली बार मुलाकात हुई थी वो विराट जयपुर में हुई थी, यानी विराट जयपुर में अंदर सबसे पहले अकबर से मिलता है और अकबर इसे फरजंद कहता है, यानी अपना दत्तक पुत्र कहता है। और अकबर, इसकी मान सिंह की जो मृत्यु होती है वो 1614 में होती है, एलिचपुर अभियान के दौरान होती है। हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व मान सिंह ने ही किया था, मर्दाना हाथी पर बैठकर किया था। 1559 के अंदर रणथंबोर अभियान पर अकबर के साथ गया था और सुरजनहाड़ा के विरुद्ध गया था। 1568 के अंदर रणथंबोर अभियान पर गया था अकबर के साथ सुरजनहाड़ा के खिलाफ। इसके बाद में गुजरात अभियान करता है, डूंगरपुर अभियान करता है, काबुल अभियान करता है, बिहार अभियान भी करता है। और बिहार अभियान करता है, बिहार में मान सिंह नगर व बंगाल नगर, 2 नगरों की स्थापना करता है। एक तो नगर था मान सिंह नगर, एक था बंगाल नगर। 1592 के अंदर उड़ीसा विजय करता है, 1592 के अंदर उड़ीसा विजय करता है। 1594 में बंगाल विजय, और बंगाल को ये 3 भागों में बांट देता है। बंगाल के 3 भाग कौन कौन से हैं, तो वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि। वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि, 3 भागों में बांट देते हैं बंगाल को। और इसके 3 ही पुत्र मारे जाते हैं। पुत्र जगत सिंह की याद में जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाते हैं आमेर के अंदर। और ये किसके कहने पर करवाते हैं, तो कनकावती के कहने पर करवाते हैं। यहाँ पर जो काले रंग की प्रतिमा लगी है भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, और वह प्रतिमा है जिसकी चित्तौड़ में यानी बचपन में मीरा पूजा किया करती थी, तो वह प्रतिमा है, ये पूछ ली जाती है। तो आमेर के कौन से यानी मंदिर के अंदर है, तो जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर है। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। भगवान दास की मृत्यु के समय मान सिंह थे, वो पटना बिहार में थे, और इनका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो पटना बिहार में ही हुआ था। ऐसा कहते हैं कि पिता जहां भी, यानी पिता की मृत्यु हो और पुत्र जहां भी हो तो उसका वहीं पर राज तिलक कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो इनका राज तिलक हुआ था वो पटना बिहार में हुआ था, और दूसरी बात विधिवत रूप से हुआ था वो आमेर के अंदर हुआ था। मूर्ति यानी जलेब चौक में स्थापित करवाई थी। कहाँ, केदार को हराकर राजा, मैंने पहले भी बताया था कि इनकी जो आराध्य देवी है वो शिला देवी है, और शिला देवी है वो केदार यानी बंगाल के राजा केदार थे, उनको हराकर लाते हैं। और इनकी मूर्ति कहाँ स्थापित करवाते हैं, तो ये जलेब चौक जयपुर में स्थापित करवाते हैं। इसके बाद में अकबर ने मान सिंह को नूर वट कहा था, कि नूरवट कहा था, तब तू कहाँ था, यानी मान सिंह ने ऐसा कहा था कि अकबर ने ऐसा कहा था मान सिंह को कि यह मान सिंह, जब नूर बन रहा था तो तब तू कहाँ था। तो ये बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि जब साहब नूर बन रहा था तो मैं बुद्धि लाने के लिए चला गया था। इसके बाद में जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण की वह प्रतिमा है जिसके बीच बचपन में मीरा पूजा किया करती थी, ये 10% है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कला को यानी लेकर आए थे कहाँ, पर्सिया ईरान से तो अकबर लेकर आया था, और लाहौर से यानी मान सिंह लेकर आया था वॉल्यू पोट्री, जिसे मुनवती कला भी कहा जाता है, मीनाकारी भी कहा जाता है। तो पर्सिया ईरान से कौन लेकर आए थे, अकबर लेकर आए थे। और कृपाल सिंह शेखावत यानी महू गांव सीकर में जन्मे थे, ये इनके प्रमुख कलाकार रहे हैं। मान सिंह ने आमेर में यानी जयपुर में यानी महलों का निर्माण करवाया था, और पुष्कर में भी कविगंग को 1000 रुपये दिए थे। मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर बनवाया था, जो गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है, हमारे जयपुर आमेर में भी है। मान सिंह कृति मुक्तावली की जो रचनाकार है वो जगन्नाथ द्वारा लिखी गई है। और मान प्रकाश की जो पुस्तक है वो यानी मुरारीदान की लिखी हुई है, मान प्रकाश पुस्तक है वो मुरारीदान की लिखी हुई है। विराट में 5 महलों का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। श्रवण काल यानी राम सिंह सेकंड का समय यानी बुली पोट्री का श्रवण काल था। तो विराट के अंदर 5 महलों का निर्माण करवाया था। वॉल्यू पोट्री लेकर कौन आए थे, मान सिंह। लेकिन श्रवण काल किसका था ये पूछ लिया जाए तो ये राम सिंह सेकंड के समय का स्वर्ण काल था। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो भाऊ सिंह बनता है। भाऊ सिंह का शासनकाल 1614 से 1621 है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शासक नहीं है। अब हम अगला शासक देखेंगे मिर्जा राजा
जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासनकाल है वो 1621 से लेकर 1667 तक रहा था, यानी सबसे ज्यादा 40 वर्षों तक शासन किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो सबसे ज्यादा आमेर के यानी शासक करने वाला राजा पूछ लिया जाए तो उसमें हमारा उत्तर रहेगा मिर्जा राजा जयसिंह। 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। 3 मुगल समय देखा था। 3 मुगल कौन कौन से थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मिर्जा राजा जयसिंह 3 शब्द है। तो 3 मुगल बादशाहों का समय देखा था। तो इसके बाद में रानी दमयंती ने 2 समय जिस प्रकार जीजाबाई का पालन पोषण किया था उसी प्रकार यानी ये मिर्जा राजा जयसिंह है का इसका पालन पोषण किया गया था। तो अब हम देखते हैं जहांगीर ने जयसिंह को सर्वप्रथम दक्षिण अभियान पर मलिक काफूर के विरुद्ध भेजा था। यानी जहांगीर ने सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह को मलिक काफूर के विरुद्ध भेजा था और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, जिसे चिल्ले का टीला कहा जाता है, संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है, इदिक की पहाड़ी पर बना हुआ है। शाहजहां ने जाटों के विरुद्ध दमन करने हेतु भेजा था। उज्बेकों का दमन किया था किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। बहरनपुर में 2 वर्ष तक रहा था मिर्जा राजा जयसिंह, बहरनपुर में 2 वर्ष तक रहा था। और खानजादा लोधी के यानी विद्रोह भी दमन करता है। इसके दरबार में ग्वालियर से कभी आए थे? बिहारी। बिहारी किसके दरबार में था? तो मिर्जा राजा जयसिंह। पहले वाले के दरबार में था मिर्जा राजा जयसिंह। और इसका जो अगला शासक होगा वो स्वाई जयसिंह पढ़ेंगे। तो मिर्जा राजा जयसिंह को बाबूजी की उपाधि देता है। औरंगजेब से मुलाकात हुई तब, और दक्षिण में शिवाजी के खिलाफ भेजा था। और वहां पर एक संधि होती है, वो संधि इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि, यानी 21 जून या फिर 11 जून 1665। 21 जून या 11 जून 1665 पुरंदर की संधि होती है, और जिसका अर्थ होता है दुर्गों का विनाश करने वाला, दुर्गों का विनाश करने वाला। और मिर्जा राजा जयसिंह था, इधर औरंगजेब था। औरंगजेब यानी 21 जून 1500 या 65 कह सकते हैं, फिर 11 जून 1565 कह सकते हैं। शिवाजी था इधर, शिवाजी आमेर दुर्ग के अंदर हवेली, राम सिंह हवेली के अंदर कैद कर लिया गया था शिवाजी को, और कहा गया था कि यानी कितने दुर्ग देने की बात हुई थी? तो 35 में 23 दुर्ग देने की बात हो गई थी। और इसके बाद शिवाजी के पुत्र यानी संभाजी को 5000 की मनसबदारी दी गई थी। मनुचिया वर्नियर उस समय जो ये संधि हुई थी उस समय मनुचिया वर्नियर मौजूद था। औरंगाबाद में से जयसिंहपुरा बसाया था किसने? स्वाई मिर्जा राजा जयसिंह ने बसाया था। औरंगाबाद में जयसिंहपुरा कस्बा बसाया था। बिहारी कवि के भांजे कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना की थी। बिहारी का एक यानी भांजा था कुलपति मिश्र, जिसने 52 ग्रंथों की रचना की थी। इसके बाद में अगला जो शासक है वो है स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह का शासनकाल 1734 है। 1700 से 1743 स्वाई जयसिंह का शासनकाल है। चाणक्य की उपाधि धारण करता है। स्वाई जयसिंह को चाणक्य कहा जाता है, यानी चाणक्य। स्वाई जयसिंह को चाणक्य कहा जाता है। इतिहासकारों द्वारा दी गई थी उपाधि चाणक्य। और 7 मुगल शासकों का भी यानी समय देखा था 6 से स्वाई, 6 से 7, 7 मुगल शासकों का समय देखा था स्वाई यानी जयसिंह ने। और इसका जो वास्तविक नाम था वो विजय सिंह था। स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था। 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 1734 में। 1740 में अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, जिसको यानी कुमाणी के राजपूतों ने पकड़ लिया था। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, उसे कुमाणी के राजपूतों ने पकड़ लिया था। उसके बाद 1727 में शहर बसाया था जयपुर, यानी एक जयपुर शहर की स्थापना करता है कौन? स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह 1727 में जयपुर शहर बसाता है। और 18 नवंबर 1727 में बसाता है। उसके बाद में मालवा का सूबेदार रहा था 1713 में, 30 में, 1732 में। और इसके बाद में 1715 में पिलसूद का युद्ध होता है मराठों के खिलाफ। 1733 में मंदसौर का युद्ध होता है। 1741 में गंगवाड़ा का युद्ध होता है। 1707 में दिवारी समझौता होता है। दिवारी समझौता ये होता है। और 1707 में ही जजाऊ का युद्ध होता है। नोट लगा के लिखने वाली बात है कि 1707 में दिवारी समझौता, 1707 में जजाऊ का युद्ध, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। उसके बाद में जजाऊ के युद्ध के अंदर किसके खिलाफ होता है? एक तरफ मुअज्जम था, एक तरफ आजम था। मुअज्जम और आजम के बीच में होता है। 1734 में हुरडा सम्मेलन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं दिवारी समझौता में क्या हुआ था। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। मारवाड़ का था राजा अजीत सिंह, मेवाड़ का था अमर सिंह सेकंड, और जयपुर का था स्वाई जयसिंह। अजीत सिंह की जो पुत्री थी उसका नाम था सूरज कंवर, और अमेर यानी अमर सिंह की जो पुत्री थी मेवाड़ के, उसके नाम था चंद्र कंवर। और जयपुर का था स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह से बात हो गई थी कि यदि आप शादी कर लोगे मेरी पुत्री से, तो ये कहता है यानी इसका चांद कंवर से विवाह हो जाता है। और एक सूरज कंवर से कहता है कि यदि आप मेरी पुत्री से शादी कर लोगे तो मैं आपकी पुत्री से शादी तो कर दूंगा मेरी पुत्री से, लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी वही बनेगा जो इसका पुत्र होगा। तो क्या होता है कि उसके
यानी अगला जो शासक बनता है, जैसे पुत्र तो माधव सिंह जन्म जाता है, जो माधव सिंह है वो चांद कौर का पुत्र है, लेकिन अगला जो उत्तराधिकारी बन जाता है वो ईश्वरी सिंह बनता है। तो ईश्वरी सिंह वैसे बड़ा बेटा था, लेकिन शर्त के तहत माधव सिंह को बनाना तय हुआ था, इसलिए यहाँ पर उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है। तो इसके बाद में ये जो समझौता हुआ था इसे बोलते हैं देवारी समझौता, 1707 में हुआ था। 1 मार्च 1747 में राजमहल टोंक का युद्ध होता है, बनास नदी के किनारे होता है, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य होता है। माधव सिंह हार जाता है, ईश्वरी सिंह जीत जाता है। इसर लाठ का निर्माण करवाता है, वहां से ये आत्महत्या कर लेता है, और इसर लाठ मराठों के वैसे आत्महत्या कर लेता है, और इसर लाठ से कूदकर आत्महत्या करता है। और जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के पीछे इसर लाठ बनी हुई है, वहां से कूदकर आत्महत्या करता है, इसलिए इसे आनन फानन के यानी जल्दबाजी के अंदर यहीं पर दफना दिया गया था। तो एकमात्र ऐसा यानी जयपुर का कछुआ वंश का राजा है जिसकी जो हमें एक प्रकार से कह सकते छतरी है वो इसर लाठ के अंदर ही बनी हुई है। 18 नवंबर 1727 जयपुर शहर बसाया गया था, जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इसके 7 दरवाजे हैं, जयपुर के 7 दरवाजे ध्रुव पोल, चांद पोर्ट, सूरज पोर्ट, सांगानेरी पोर्ट, जयपुरी पोर्ट, अजमेरी पोर्ट, घाट पोर्ट और न्यू गेट। जैसे ध्रुव पोल, चांद पोल, सूरज पोल, सांगानेरी, अजमेरी, घाट और न्यू। इसके बाद में बगरू युद्ध होता है 1748 के अंदर, बगरू युद्ध माधव सिंह विजय हो जाता है, बगरू युद्ध के अंदर माधव सिंह विजय हो जाता है। तो जयपुर शहर की नींव रखता है। जयपुर का जो वास्तुकार था वो विद्याधर भट्टाचार्य था, जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर का जो पंडित पुत्र जगन्नाथ कछुआ ने नींव रखी थी, पंडित जगन्नाथ कछुआ ने नींव रखी थी। और जयपुर की जो जानकारी मिलती है हमें बुद्धि ग्रंथ यानी वक्त राम ने लिखा था ये ग्रंथ, बुद्धि ग्रंथ से हमें जयपुर शहर की जानकारी मिलती है। जयपुर है वो 30 मार्च 1949 को संपूर्ण राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। 30 मार्च 1949 को जयपुर प्रकट्टे का जो निर्माण करवाया था विशन सिंह ने करवाया था। जयपुर प्रकट्टे का जो निर्माण करवाया था वो विशन सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने जो यानी बदन सिंह का भतीजा था चुड़ामन जाट, उसे ब्रजराज की उपाधि दी थी। तो ब्रजराज उपाधि है वो किसकी है? चुड़ामन जाट की है। सवाई जय सिंह को राजशेखर की उपाधि प्राप्त थी, सवाई जय सिंह को स्वयं को राजशेखर की उपाधि प्राप्त थी। 2019 में यानी अर्जवेजान की राजधानी वाकू में हुए सम्मेलन में जयपुर यानी विश्व विरासत सूची में कर लिया गया था। जयपुर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? विश्व विरासत सूची में तो 2019 के अंदर कर लिया गया था। 1733 के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम मंदसौर है। मंदसौर स्थान कहाँ है? तो एमपी में है। यह सवाई जय सिंह और मराठों के मध्य होता है, मराठे इसमें जीत जाते हैं, सवाई जय सिंह हार जाता है। इसके बाद में बूंदी विवाद होता है। बूंदी विवाद के बाद में अब हम देखते हैं कि मराठों का यानी प्रवेश रोकने के लिए सवाई जय सिंह ने जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे मुक्तमणि कहा जाता है, सूरदर्शनगढ़ कहा जाता है। 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन होता है। हुरडा स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा में है। इसका जो यानी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सवाई जय सिंह करेगा, लेकिन सवाई जय सिंह संग्राम सिंह को बनाया गया था अध्यक्ष। संग्राम सिंह की इसकी मृत्यु हो जाती है तो जगत सिंह अध्यक्ष बनता है, जिसे जगत सिंह को क्या कहा जाता है? जगत सिंह को बदनाम वासा कहा जाता है। ये अध्यक्षता जगत सिंह करता है, इसके कारण ये असफल सा हो जाता है। उसके बाद में गंगवाड़ा का युद्ध होता है 1741 में होता है। सवाई जय सिंह और अभय सिंह वक्त सिंह के मध्य होता है। अब अभय सिंह वक्त सिंह हार जाते हैं, सवाई जय सिंह जीत जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करवाता है और यानी अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। 1718 और 34 के मध्य यानी 5 सौर वेधशाला बनवाता है, 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाता है। सौर वेधशालाएं यानी इनकी ट्रिक क्या है? डीजे पर उमुआ नृत्य, डीजे पर उमुआ नृत्य। तो दिल्ली सबसे प्राचीन है। जयपुर राजस्थान की यानी सबसे जयपुर है वो राजस्थान में है, लेकिन सबसे नवीन है। जयपुर के अंदर सबसे बड़ी जो नवीन यंत्र है और सम्राट यंत्र लगा हुआ है जो विश्व का यानी घड़ी, सम्राट घड़ी यंत्र लगा जो सबसे बड़ी घड़ी है। राम यंत्र है ये ऊंचाई मापने काम आता है। जैस प्रकाश यंत्र है मौसम को यानी दर्शाता है। और नाभिकीय वलय यंत्र भी लगा हुआ है। उज्जैन नहीं थी वो एमपी में है। मध्य प्रदेश में मथुरा है वो भी यूपी में है। मथुरा है वो यूपी में, वाराणसी है वो भी यूपी में है। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी ये सौर वेधशालाएं थी 5। इसके बाद में सवाई जय सिंह ने जयपुर दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण करवाया था, जो लगभग कितना टन की थी? 50 टन की थी। जयपुर में सवाई जय सिंह ने जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। इसका पहली बार जब गोला चलाया गया था तो चाकसू में जाकर गिरा था, जहां पर आज गोलेलाव तालाब बना हुआ है। चाकसू के अंदर इसका गोला गिरा था, जहां पर आज गोलेलाव तालाब बना हुआ है। सवाई जय सिंह ने कल्की यानी मंदिर का निर्माण करवाया था। जलेब चौक जयपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में गोविंद जी का मंदिर बनवाया, चंद्र महल बनवाए, सिटी प्लेस, नाहरगढ़। जय सिंहकारिका नामक ग्रंथ की रचना करवाई थी, जो कि ज्योतिष आधारित है। जय सिंहकारिका नामक ग्रंथ की रचना किसने करवाई थी? तो सवाई जय सिंह ने करवाई थी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। यदि दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। आपने अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारी रिवीजन वीडियो थी, अगली भी इसके बाद वे रिवीजन वीडियो होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।